हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हम लोग पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं डीआई और मैथमेटिक्स का पोर्शन पढ़ा रहा हूं जो कि 25 नंबर का आएगा। जिसमें मैंने डीआई की एक क्लास कर ली है, जिसमें मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में बता दिया है विस्तार से। पाई चार्ट छोटा टॉपिक था, इसलिए पहले टॉपिक मैंने उसी को रखा था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को जाके देख लें, पाई चार्ट को कायदे से समझ लें। और फिर आज का जो टॉपिक है वो मेनली हमारा है बार ग्राफ के बारे में पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि बार ग्राफ है तो बार ग्राफ के टाइप्स कितने हैं, कैसे बनता है और कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को पहले समझें। जब हमको प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी तो सॉल्व कैसे होगी? तो पहले तो हमको प्रॉब्लम को समझना है। क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन आप जब ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ही बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है कि ग्राफ के बारे में समझना है कि ग्राफ होता क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं बार ग्राफ। उससे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ बनता कैसे। दोस्तों देखिए, मेनली जो ग्राफ होता है दोस्तों वो होता है इस टाइप का ग्राफ। मतलब एक ग्राफ के अंदर एक जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, एक वर्टिकल एक्सिस होता है। ठीक, तो कितने एक्सिस होते हैं किसी ग्राफ के अंदर? मेनली दोस्तों जो है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस को हमेशा वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे दोनों एक्सिस कट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों बिल्कुल ज़ीरो होती है दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन का अगर हम ओरिजिन को डिनोट करेंगे तो 0 0, मतलब एक्स से भी इसकी वैल्यू दूरी 0 है और वाई एक्सिस से भी इसकी वैल्यू 0 है। कहने का मतलब ये है कि ग्राफ पे किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे ले लिया हमने, मान लीजिए ये पी पॉइंट ले लिया है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a1 b1। और इसमें a1 क्या है दोस्तों? a1 जो है वो एक्स एक्सिस से दूरी है पॉइंट की। पी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है? तो ये a1 हो गया, तो यहाँ पे a1 कोऑर्डिनेट कर दिया। वाई एक्सिस से दूरी कितनी है? तो b1, तो ये b1 हो गया इसकी दूरी। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a1 b1। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट जो होगा हमारे पूरे ग्राफ पे वो दो पॉइंट से मिलकर बनेगा। एक तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा उस पर और एक वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। और वो पॉइंट होता क्या है? वो पॉइंट मेनली होता है उसकी दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी और वाई एक्सिस से दूरी। तो मेनली ये बात हो गई। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये दोनों एक्सिस जो होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को, बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दोनों एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दैट इज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। मतलब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो कोण बनेगा दोस्तों वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो ये हम जनरली समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि मतलब ग्राफ बेसिकली होता क्या। अब इसमें देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। अब इस क्वाड्रेंट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स की वैल्यू इधर नाप लेंगे तो ये सब पॉजिटिव आएगा और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जब कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? एक्स की वैल्यू आएगी निगेटिव, क्योंकि ओरिजिन से हम लेफ्ट में जब जाएंगे तो एक्स की कौन सी वैल्यू शुरू हो जाएगी? निगेटिव। तो एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि वाई तो ऊपर से नाप रहे हैं। तो ऊपर वाई की क्या लेंगे? ओरिजिन से ऊपर वाई अगर नापेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उसकी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अगर वाई की निगेटिव वैल्यू लेना तो हमेशा वाई की वैल्यू निगेटिव लेंगे यहाँ से नीचे। अब एक्स की पॉजिटिव किधर आएगी? ओरिजिन के राइट साइड। एक्स की निगेटिव का आएगी ओरिजिन से लेफ्ट साइड। अब आइए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोस्तों, एक्स की वैल्यू हम लेफ्ट साइड से लेंगे ओरिजिन के और वाई की वैल्यू हम नीचे से लेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स की वैल्यू भी निगेटिव और वाई की वैल्यू भी निगेटिव है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में जो है एक्स और वाई दोनों निगेटिव होंगे। तो आप बताएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी निगेटिव और वाई की वैल्यू भी निगेटिव आती है। दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? एक्स निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे और वाई की वैल्यू नीचे से लेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वाई की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक है बिल्कुल कि ग्राफ होता क्या है, ये बस हमको समझ में आ जाएगी तो थोड़ा हमको और समझना जो है आसान हो जाएगा। अब क्या होता है जनरली जब हम जो पढ़ते हैं डीआई में, तो हम ये सारा चीज़ें नहीं देते उसमें, मतलब हम सिर्फ 2 ही एक्सिस से काम चलाते हैं। क्यों? मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही काम चलाते हैं, बकिया क्वाड्रेंट का हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए दोस्तों इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमको x की वैल्यू भी यहाँ अगर दी होगी तो पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव दे रहती थी, इसीलिए हम फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह के पूरा काम कर लेते हैं, हमको किसी और कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जब समझे रहेंगे तो किसी तरह क्वेश्चन अगर पूछता है मान लीजिए ग्राफ से, तो आप उसको बताने में आसान ही रहेगा। अब समझे रहेंगे तभी बता पाएंगे, नहीं समझेंगे तो कैसे बताएंगे। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ये बातें समझा दी है जो बेसिक बात है बिल्कुल ग्राफ की। अब आते हैं दोस्तों बार डायग्राम, कि बार डायग्राम होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार और रेक्टेंगल। तो डेटा को जो प्रेजेंट करते हैं वो बार के थ्रू करते हैं या रेक्टेंगल के थ्रू करते हैं। बार क्या होता है? बार जैसे समझते हैं दोस्तों कि खंबा क्या हो गया, एक तरह का बार हो गया, ठीक। अब इसको रेक्टेंगल ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि देख लीजिए दोस्तों इसकी एक लंबाई हो गई और एक चौड़ाई हो गई, इसको एक रेक्टेंगल ही बोलेंगे या तो बोलेंगे हम कि ये बार है, ठीक हो। तो इसमें डेटा को हम किस में प्रेजेंट करते हैं, या तो बार में या तो रेक्टेंगल में। ये याद रखिएगा दोस्तों कि इसको रेक्टेंगल होता है, ये या तो बार बोलेंगे या तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो डेटा को इसमें प्रेजेंट करते हैं इसके थ्रू। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ 5 स्टेट्स इन इंडिया इज़ गिवन बिलो, इन करोड़ में दिया हुआ है, रिप्रेजेंट इट ऑन बार डायग्राम। तो जैसे यूपी के दिया है 20 करोड़ पॉपुलेशन, गोवा के दिया है 5 करोड़, बिहार के दिया हुआ है 15 करोड़, सिक्किम के दिया हुआ है 3 करोड़ और आंध्र प्रदेश के दिया हुआ है 10 करोड़। इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे दोस्तों? हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इधर वाई एक्सिस ले लिया और इधर क्या कर दिया, एक्स एक्सिस ले लिया। तो जिस चीज़ को नापते हैं जनरली उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या इसमें क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूपी, गोवा, बिहार, सिक्किम, एपी। अब यह क्या, हमने इसका डिवीज़न कर दिया कि ये 5 करोड़ के लिए ये है 5, 10, 15, 20 करोड़ के लिए। तो यूपी की वैल्यू कितनी थी, 20 करोड़। तो मैंने इसका खंबा बनाया इतना बड़ा और ये 20 करोड़ लिख दिया ऊपर, ठीक। तो ये बार ग्राफ हो गया। गोवा की 5 करोड़, तो यहाँ से हम जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 5 तक जाएंगे, उसके बाद से ये कर देंगे तो 5 करोड़ हो जाएगा गोवा की। बिहार को रिप्रेजेंट करना है तो ये 15 करोड़ है, तो इसको यहाँ से उठाएंगे और 15 तक ले जाएंगे, उसके बाद से ये बार बना देंगे। तो बिहार की पॉपुलेशन 15 करोड़। सिक्किम की 3 करोड़ है, तो क्या हुआ, 3 करोड़ कहाँ जाएगा, 5 से थोड़ा नीचे आएगा, तो ये 3 करोड़ हो गया। आंध्र प्रदेश की 10 करोड़, तो यहाँ से उठाएंगे और 10 के सापेक्ष ले जाएंगे इसको लगभग, और उसके बाद से ये लिख देंगे ऊपर, 10 लिख देंगे तो और आसानी हो जाएगी समझने में। तो ये सिंपली हो गया बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। अब ये तो दोस्तों हमने क्या किया है कि बार ग्राफ को हमने जो है इस पर प्लॉट कर दिया है एक्स एक्सिस पे। कभी कभी दोस्तों जनरली ऐसा मतलब कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, तो आप ये समझिए कि बार ग्राफ को जो है या तो हम इसको इसी ग्राफ को दोस्तों हम ऐसे भी बना सकते हैं, कहने का मतलब दोस्तों बस हमारे ये है कि एक्स एक्सिस पे चाहें तो हम जो है इसको ले लें, ये 5, 10, 15, 20 और इधर ले लें यूपी स्टेट वगैरह इधर ले लें। तो बार ग्राफ कभी कभी वर्टिकल भी, ज़्यादातर ऐसे ही आता है वर्टिकल बना हुआ, कभी कभी हॉरिजॉन्टल वे में भी हम बार बना सकते हैं। अब दूसरा बार में हमको समझना क्या है दोस्तों कि जो बार की लंबाई होती है वो अकॉर्डिंग टू डाटा होती है, मतलब जितना डाटा बड़ा होगा उसी के हिसाब से बार भी लंबा या छोटा होगा। लेकिन चौड़ाई बार की हमेशा क्या होती है, सेम होती है। पहली बात तो ये कि बार की लंबाई डिफरेंट हो सकती है लेकिन उसकी चौड़ाई हमेशा क्या होगी, सेम होगी, कभी चौड़ाई उसकी डिफरेंस नहीं आएगी। पहली क्वालिटी होगी। सेकेंड क्वालिटी दोस्तों क्या हो गई कि जो बार की मोटाई होती है, जो मतलब जिसको हम चौड़ाई भी बोल रहे हैं, वो हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसको ऐसा बना, इसको थोड़ा इतना मोटा बना दिया और दूसरे को हम ऐसा मोटा, किसी को ऐसे बना दिया और किसी को हम खूब ऐसे बना दिया, ऐसा ये सही नहीं रहेगा। हमेशा चौड़ाई जो होगी बार की वो क्या हो जाएगी, बराबर रहेगी दोस्तों। तो ये सेकंड बात ये हो गई कि लंबाई वेरी करेगी लेकिन चौड़ाई बार की क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। और थर्ड क्या होगा, जो गैप होगा दोस्तों, ये गैप ये हमेशा बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि गैप को जो है हम छोटा बड़ा कर दें, गैप हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
ये गैप हमेशा बराबर रहेगा। सही तरीका बनाने का है कि गैप हमेशा बराबर रहेगा। अभी तो चूंकि हम लोग अपने हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे रख सकता है आपको, लेकिन ये गैप मतलब हमेशा ही बराबर रहेगा। तो अब बार ग्राफ की खूबी ये है कि बार कभी सटे नहीं रहेंगे, गैप उनके अंदर हमेशा रहेगा और गैप हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यही मेन बात हो गई इसकी बार ग्राफ की। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बार ग्राफ और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ बार ग्राफ कितने प्रकार के बार ग्राफ होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं? सिंपल बार डायग्राम, सेकेंड होता है मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और चौथा होता है परसेंटेज बार डायग्राम। यही 4 तरह के बार डायग्राम होते हैं दोस्तों। तो इस जस्ट पहला जो मैंने आपको दिया है वो था किसका? सिंपल बार डायग्राम का ग्राफ था। क्या होता है वो? सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जो सिंपल बार डायग्राम है उसमें क्या होता है, हम सिर्फ सिंपल न्यूमेरिकल डाटा लेते हैं। जैसे उसमें हमने क्या लिया था दोस्तों, आपको इस साइड पे हमने ले लिया था पॉपुलेशन और यहाँ हमने ले लिया था इंडियन स्टेट। तो किस चीज़ को हमने नापा? सिर्फ उसमें सिर्फ हमने नापा पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन किसकी की थी? यूपी की थी, गोवा की थी, बिहार की थी और जिसकी भी थी। तो सिर्फ हमने पॉपुलेशन नापा, उसके अलावा हमने किसी चीज़ पे और चर्चा नहीं की। तो जब सिर्फ सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा लेंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंपल बार डायग्राम। ठीक है दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो जस्ट पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो किसका एग्जाम्पल दिया है? सिंपल बार डायग्राम का। सिर्फ उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने डाटा लिया वो सिर्फ एक लिया है। मतलब क्या लिया था उसमें हमने? पॉपुलेशन। यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, पॉपुलेशन के अलावा चाहे तो लिटरेसी ले सकते थे, लेकिन हमको एक ही लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है। तो एक लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? वो सिंपल बार डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो वो हमने देख लिया है। दूसरा क्या है दोस्तों? मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें क्या होता है? 2 और मोर सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यूज साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक डाटा हम एक साथ ले लेते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं, तो वो हो जाएगा मल्टीपल बार डायग्राम। उसके बाद आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, उसके बाद आता है परसेंटेज बार डायग्राम। तो ये भी बहुत इजी है और ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता ये भी है। तो चारों बहुत इजी है। अब दूसरा थोड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं दिया, दूसरा हम समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 और मोर सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा यूज साइमल्टेनियसली। तब मान लीजिए हमको दे दिया हमको कि हमको मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है यूजिंग दिस डाटा। जैसे इसमें ईयर दे दिया है 1951 to 61, 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001। क्या दे दिया हमको? बर्थ रेट दे दिया है हर उस 10 साल की। यहाँ पे भी 10 साल की बर्थ रेट, यहाँ पे भी बर्थ रेट। उसके बाद क्या दिया दोस्तों? डीआर दिया। डीआर का मतलब डेथ रेट दिया हुआ 50, 37, 34, 40, 32। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कैसे हम 2 और मोर मल्टीपल बार डायग्राम का हम कैसे बनाते हैं। इसको देख लीजिए एक बार, इसको थोड़ा रब करते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगा मल्टीपल बार डायग्राम। डाटा मीटिंग चलो कोई बात नहीं। तो वही सेम काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे और एक बनाएंगे आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम ले लेंगे ईयर। कौन कौन सा ईयर है? तो 951 से 61 ये हो गया, 61 से 71, फिर 71 से 81, फिर 81 से 91, फिर 91 से 2001। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बनाएंगे आपको बर्थ रेट। यहाँ पे डिवीज़न कर लेंगे इसको, ताकि हमको सारा डेटा इसमें मिल जाए। तो कैसे डिवीज़न करते हैं दोस्तों? मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। 5-5 का ले लिया हमने डिवीज़न। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55। तो अब हम पहले प्लॉट करेंगे दोस्तों इस पर बर्थ रेट। तो बर्थ रेट जो दिया हुआ है 1951 to 61 वो दिया है 40। तो 40 कहाँ पे आएगा दोस्तों? यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बना देंगे ये बन गया दोस्तों बर्थ रेट का 40। उसके बाद डेथ रेट कितना दिया हुआ है? तो 50। तो डेथ रेट कहाँ जाएंगे? 50। तो इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ये 50 तक लाएंगे और इसको प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये पहला बन गया। इस पर हम ऊपर लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 40, यहाँ लिख देंगे 50। कभी कभी लिख सकते हैं, कभी कभी नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो सब सिंपल हमको समझ में आ जाएगा 40 था और डेथ रेट 50 था। लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कंपेयर करना पड़ेगा। इसको यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कितना उसका है। ठीक है, उसी तरह से ले लेते तो 61 से 71 35 है बर्थ रेट। 35 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बर्थ रेट। और दूसरा हो जाएगा आपको 37 है इसका डेथ रेट। तो 37 क्या होगा? ज़रा सा इसके ऊपर होगा, 40 से थोड़ा सा पहले। ये हो गया मान लीजिए आपको डेथ रेट। ये सेम इसका जितना चौड़ा होगा उतना ही चौड़ा इसको बनाना है। थोड़ा इसमें देख लीजिए क्योंकि हाथ से बनना है तो कुछ गड़बड़ इसमें थोड़ी बहुत हो सकती है। 37 और ये हो गया 37। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाएगी अब 71 से 81, 30 से 34 है। तो पहले 30 जाएंगे दोस्तों, 30 यहाँ पे आए करीब, तो करीब यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हो गया 30 और फिर है डेथ रेट 34। तो क्या करेंगे? 35 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये हो गया। तो इसको लिख देंगे दोस्तों हम 30, इसको लिख देंगे 34। ठीक है, फिर आ जाएगा 32। इसमें 32 है तो क्या करेंगे? 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे मान लीजिए इसमें। ये हो गया 32 बर्थ रेट और डेथ रेट हो गया 40। तो 40 तक जाएंगे ऊपर, लगभग कितना ऊपर होगा? हो गया। तो ये हो गया आपको दोस्तों 32 और 40। अब आ जाइए लास्ट में 91 और 2000 में 30 और 32 है। तो इसमें 30 ले लेंगे दोस्तों बर्थ रेट। यहाँ से आ जाएंगे ये 30 और ये हो गया आपको 32। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 32। इस तरह से दोस्तों मल्टीपल बार डायग्राम बनता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? हम पहले यहाँ पे दो डाटा हम ले रहे हैं, इसे दो बार ग्राफ एक में सटे हुए। ये ऐसा मत समझिएगा ये हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्यों नहीं है? बीच में जगह है इसके। ठीक है, इस हिस्टोग्राम में सटर सटर से मतलब नहीं कि हिस्टोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे 2 बार हर ईयर के रिस्पेक्ट में 2 बार डायग्राम बना हुआ है। अब दोस्तों ये हो गया। दूसरा काम हम कर सकते हैं, अगर हमको समझना है कि बर्थ रेट और डेथ रेट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको थोड़ा शेड कर देंगे तो पता चल जाएगा जो शेड वाला है वो बर्थ रेट के लिए है और जो नॉन शेडेड है वो आपको डेथ रेट के लिए है। इस तरह से दोस्तों हम कर सकते हैं। अब इसमें हम लिख सकते हैं जो शेडेड है वो बर्थ रेट है और जो नॉन शेडेड है वो आपको डेथ रेट है। तो मतलब यहाँ पे 2 ही लिया, हमने 3 डाटा भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसी के साथ हम एक और कोई चीज़ मिला देते तो भी वो मल्टीपल बार डायग्राम ही बन जाता। ठीक है दोस्तों, तो 2 लें या 2 से अधिक न्यूमेरिकल डाटा लें और उसको प्लॉट करें तो उसको बोलेंगे मल्टीपल डायग्राम। अगर सिर्फ सिंपल हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक ही खंबा रहेगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे उसको? सिंपल बार डायग्राम बनेगा। या 2 से ज़्यादा खंबे एक साथ सटे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल बार डायग्राम। तो जितने डाटा हम यहाँ पे लेंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट या कुछ और ले लेते, मान लिटरेसी ले लेते, एक खंबा हमको और बढ़ाना पड़ता हर साल का। इससे इस तरह से फिर आ जाता कि लिटरेसी का भी हम कंपेयर कर लेते, तो 3 एक साथ हो जाता, तो भी मल्टीपल बार डायग्राम का वो भी एग्जाम्पल हो जाता है। तो हमको लगता है दोस्तों कि आपको सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम सही से समझ में आइएगा। आइए पढ़ते हैं 3rd टाइप और 4th टाइप कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं सब डिवाइडेड बाई डायग्राम, जो कि 3rd टाइप है हमारा। इसका होता है
सब डिवाइडेड बाय डायग्राम आर दोज डायग्राम विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यूज एज वेल एज पार्ट वैल्यूज ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। मतलब वो ऐसा बार डायग्राम होता है जो एक ही बार डायग्राम में आपको टोटल वैल्यूज़ भी समझ में आएगी और जो सब डिवाइडेड पार्ट है उसका वो भी समझ में आएगा। तो ऐसा बार डायग्राम क्या कहलाता है दोस्तों? सब डिवाइडेड बाय डायग्राम कहलाता है। ठीक, इसको आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल और कंपोनेंट बाय डायग्राम। इसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं और कंपोनेंट बार डायग्राम भी बोलते हैं। तो डिफरेंशियल या कंपोनेंट बोले तब भी हम समझेंगे कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। इसकी खूबी क्या है कि एक ही बार में हमको टोटल भी दिख जाएगा, उसका जो पार्ट होगा, 2 पार्ट हो या 3 पार्ट हो या 4 पार्ट हो, वो पार्ट भी हमको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल A, B, C और D है मान लीजिए। उसके अंदर लड़के हैं, बॉयज़ हैं 400 और गर्ल्स हैं 100। तो 400 लड़के हैं और 100 गर्ल्स हैं, तो 500 टोटल बच्चे हैं। इसी तरह स्कूल B में लिखेंगे तो 350 बॉयज़ हैं और 300 जो है गर्ल्स हैं, तो कितने लड़के हैं टोटल? 650। उसी तरह स्कूल C है जिसमें बॉयज़ की संख्या है 500 और गर्ल्स की संख्या है 200, तो कुल कितने हैं बच्चे हैं? 700। उसी तरह D है कोई स्कूल जिसमें बॉयज़ की संख्या 600 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 300, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 900। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम का। दोस्तों अब अगर आप कभी ये सीखे नहीं रहेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, अब मान लीजिए कि आपके आ जाए एग्ज़ाम में, तो आपको फिर दिक्कत होगी इसको करने में, बहुत परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले से सीखे रहेंगे ये कैसे डायग्राम बनता है, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे जाके बना देंगे। तो सेम वही दोस्तों करेंगे, ये हम यहाँ पे ले लेंगे ये ले लिया हमने वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, स्कूल 2 है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे स्कूल, यहाँ हो जाएगा A, B, C और D, ये स्कूल हो गए। ये बच्चों की संख्या होगी, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख देंगे हम, ये लिख देंगे स्कूल। इधर नाप रहे हैं, इधर क्या हम नाप रहे हैं? स्टूडेंट्स नाप रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वाई एक्सिस पे। ठीक है, इसको वाई एक्सिस भी कर सकते हैं, यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस है दिखाने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, पहले स्कूल A में आएंगे, स्कूल पहले इसको डिवीज़न कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, तो ये 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, 800, 900 एंड 1000। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहले स्टूडेंट कितने हैं स्कूल A में, तो 500 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 500 तक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने बना दिया स्कूल A के लिए। अब इसमें देखिए हम गर्ल्स कितनी हैं 100, तो गर्ल्स को या तो हम नीचे लें, तो सब में नीचे ही लेना पड़ेगा गर्ल्स को। ऐसा नहीं कि गर्ल्स को पहले नीचे ले लें फिर किसी को अगर अपने गर्ल्स को ऊपर लेंगे, तो गर्ल्स को नीचे लें या गर्ल्स को ऊपर लें। तो क्या है दोस्तों, गर्ल्स की संख्या 100, तो लेडीज़ फर्स्ट, तो पहले लेडीज़ को ही ले लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, बॉयज़ को पहले नीचे लेंगे, 400 को पहले नीचे ले लेंगे, लड़कों को नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ से एक मार्क कर देंगे 400 पे। तो ये हो गए दोस्तों, ये हो गया, तो ये हो गया बॉयज़ की संख्या और ये हो गई गर्ल्स की संख्या। स्कूल A में टोटल है 500, तो इसके ऊपर आप 500 लिख सकते हैं ऊपर। ठीक, सेम आ जाइए दोस्तों B पे कितना होएगा 650। तो सबसे पहले हमको टोटल देखना है, टोटल हमको कहाँ था 650 तक। इसका मतलब कि हम B से यहाँ से लेंगे और कहाँ तक जाएंगे दोस्तों 650 तक। 600-700 के बीच में 650 एग्जिस्ट है। ठीक है, ये हो गया 650 टोटल बन गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लेडीज़ को पहले लेना है, बॉयज़ को नीचे लेंगे, तो बॉयज़ कितने इसमें 350। तो 350 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, तो ये यहाँ पे करीब आएगा। ठीक, तो बॉयज़ होगा 350 और 300 ऊपर लेडीज़। अभी आपको फिर बता दे रही है। तीसरा देखिए C में कितने बच्चे हैं 700, तो कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा C का। ठीक है, तो बॉयज़ को नीचे लेंगे, बॉयज़ कितने हैं 500, तो क्या करेंगे यहाँ पे 500 यहाँ पे ले लेंगे बॉयज़ को।
गर्ल्स ऊपर हो जाएंगी 200। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें देखेंगे लास्ट वाले में कितना है 900, तो 900 तक हमको जाना है। पहले यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे 900 तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 600, तो 600 पहले बॉयज़ ले लेंगे, करीब यहाँ पे हो जाएगा बॉयज़। ठीक है, तो नीचे बॉयज़ को लिया, तो हम चाहें तो इसको शेडेड भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ से शेडेड में पूरा बॉयज़ हो गए, जो नॉन शेडेड है वो गर्ल्स हो गई। ठीक, ये हो गया आपका किसका, थर्ड टाइप का जो है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है दोस्तों, इसमें हमको पता चलता है, इसमें हम ऐसे भी दे सकते हैं आपको। ये हो गया बॉयज़ और जो नॉन शेडेड है वो क्या है गर्ल्स की संख्या। तो ये दोस्तों बार ग्राफ को देखते ही हमको सब पता चल रहा है कि इसमें क्या चाहे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 400 पहले में बॉयज़ है, इसमें 350 है सेकंड वाले में, तो यहाँ 350 लिख दीजिए। इसमें 500 है तो यहाँ 500 लिख दीजिए। यहाँ 600 हैं 600 लिख दीजिए। ठीक, तो आपको समझ में आ जाए कि बॉयज़ ये हैं इस क्लास, इसमें इस स्कूल में, सी स्कूल में बॉयज़ ये हैं, बी स्कूल में बॉयज़ ये हैं, और ए स्कूल में बॉयज़ ये हैं, गर्ल्स ये हैं, गर्ल्स ये हैं, इसमें गर्ल्स, और टोटल आपको ये दिया हुआ है, इसका पूरा सम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हमको क्या पड़ा, टोटल भी पता चल रहा है, अब बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग भी पता चल रहा है। तो इसमें एक ही बार ग्राफ में हमको 3 चीज़ें टोटल पता चल जा रही हैं। इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं फोर्थ टाइप का, जो कि लास्ट वन है हमारा, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं हम परसेंटेज बार डायग्राम। तो दीज बार डायग्राम आर शोर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब इसमें जो शो किया जाएगा वो परसेंटेज में ही शो किया जाएगा। ये बार डायग्राफ जो है वो बिल्कुल जो है सब डिवाइडेड बार डायग्राम की तरह है, लेकिन उसमें क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई थी, बॉयज़ की गर्ल्स की जो संख्या दी हुई थी, इसमें वो संख्या ना दे के क्या देगा, वही सही देगा बिल्कुल, लेकिन क्या देगा परसेंटेज में देगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में दिया हो तो बहुत अच्छा, अगर वैल्यू सिर्फ दी हुई तो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 2 फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी। इसमें दिया हुआ है कि आइटम्स पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फैमिली ए क्लॉथिंग पे कर रहे हैं 1200, फूड पे कर रहे हैं 1800, एजुकेशन पे कर रहे हैं 2000। ये फैमिली ए का कुल एक्सपेंडिचर है, जो क्लॉथिंग पे है, फूड पे है, एजुकेशन पे है। क्लॉथिंग पे 1200, फूड पे 1800 और एजुकेशन पे 2000, तो टोटल मिलकर कितना हो गया ये 5000। इस तरह फैमिली बी जो है क्लॉथिंग पे खर्चा करती है 1000, फूड पे खर्चा करती है 1200 और एजुकेशन पे खर्चा करती है 1800। ये दिया हुआ है टोटल 4000। अब ये परसेंटेज चूँकि दिया नहीं हुआ था, चूँकि परसेंटेज बार डायग्राम को बनाना है तो परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कैलकुलेट चूँकि इसलिए हमने कर लिया है ताकि आपको टाइम ना लगे, आराम से आप समझ जाएँ। इसका मान लीजिए हम सिखा देते हैं कि अगर क्लॉथिंग पे है 1200 तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1200 खर्च कर रहे हैं टोटल क्लॉथिंग पे, टोटल खर्च कर रहे हैं कितना 5000। तो इसका परसेंटेज निकालने का तरीका है कि क्लॉथिंग अगर परसेंटेज निकालें दोस्तों तो वो आ जाएगा 1200, इतना खर्चा कर रहे हैं और टोटल खर्च करना कर रहे हैं 5000, तो 5000 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको घटाने का तरीका है कि ये 0 से 1 कट जाएगा, तो अब ये 50, तो ये 0 से ये 0 कट गया। इसको करेंगे 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना के 10 और 5 चौक का 20, मतलब 24%। तो मैंने चूँकि आपको टाइम ना लगे इससे पहले मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया है। उसी तरह से निकाल लेंगे तो 1800, 5000 का कितना है तो क्या करेंगे 1800 को ऊपर लिखेंगे और 5000 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक, इसमें क्या होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट गया, फिर ये 0 से ये 0 कट गया, फिर क्या 5 करने 5, अब 5 6 के 5 3 15, 5 6 के 30, 36% ये आ गया। इसी तरह से 2000 का निकाल लेंगे तो कितना आएगा 40%। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो टोटल आएगा 100%। देखिए जोड़ के तो ठीक है 40 और प्लस 36 तो कितना हो गया 76 और प्लस 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 100। अब इसी तरह से इसका निकाल लिया फैमिली बी का, ये कितना फैमिली बी क्लॉथिंग पे कितना खर्चा करिए 1000 और टोटल कितना करिए 1000, इसका निकाल लेंगे कितना तो 1000 लिखेंगे क्लॉथिंग पे, टोटल कितना खर्च करिए 4000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 से ये 0 कट गया,
ये 0 से ये क्या है 100 डिवाइड बाई 4 तो कितना आ जाएगा 25%। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25। इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों 1200 तो ये आएगा 30%, ये 1800 ये आएगा 45%। तो ये हमारा परसेंटेज में निकल गया। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम नहीं रखेंगे, इसमें किसको रखेंगे परसेंटेज। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको हम लिख दें तो ये क्या बन सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनेगा। हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम को तो बनाना नहीं है, वो क्या बनाया परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, तो परसेंटेज में लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों कैसे बार डायग्राम बनेगा। इसमें क्या करेंगे दोस्तों फैमिली ए क्या करें 100% पहले जाएंगे। कितना, क्योंकि परसेंट लिखना है तो परसेंट हमेशा कितना हो, किसके बराबर होता है 100 के बराबर। तो सबसे पहले 100 के बराबर चले जाएंगे, ठीक। और ये 100 के बराबर जाके इसको फैमिली ए का हो गया, ठीक। अब फैमिली ए जो है वो कितना खर्चा करती है क्लॉथिंग पे करती है 24%। तो हम जाएंगे पहले 24% पे। तो ये 24% 20 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोल देंगे क्लॉथिंग। ये कितना है 24%, ठीक है दोस्तों। अब क्या है फूड पे करती है 36%। तो 24 में 36 जोड़ेंगे तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा 6 4 10 3 2 5 1 6 मतलब 60% पे हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ये डाल देंगे ये, ठीक। ये किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है आपको, ये आपको खर्चा हो रहा है फूड पे। तो लिख देंगे फूड, या ना भी लिखे तो उसको शेड कर दें फूड। इस पर ये यहाँ तक कहाँ पर 60 के पास चले गए। तो फूड पे क्या करें क्लॉथिंग ये 60 टोटल ले लेंगे, तो 60 में से इसको कहा फूड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लिख देंगे 60, ठीक है। अब बाकी ऊपर वाला क्या हो जाएगा एजुकेशन, ये 40% ऊपर वाला है एजुकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आगे होगा बात आप लोगों को। अब आ जाइए, तो ये दोस्तों हो जाएगा 60 लिखिए, या अगर इसका पूरा निकालना है तो 60 में से 24% माइनस कर देंगे तो ये 36% ये बीच वाला आ जाएगा। तो इसको चाहे तो ऐसे समझने के लिए आप लिखिए 36%, और ये इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है 24% ये है। उसके बाद ये 40% बचा, वो किस पे खर्चा हो रहा है एजुकेशन पे। इसको एजुकेशन कर दीजिए, एजुकेशन, ठीक है। तो ये पूरा 100% पे बनते हैं, 100 है यहाँ पे, चाहिए तो लिख दी चाहे तो ना लिखे। तो इसको क्या इसको माइनस करेंगे तो 40% बीच का आ जाएगा ये पोर्शन, ये बीच वाला 40% हो जाएगा। ये 36% है, ये 24% के बराबर है। इसी तरह से दोस्तों इसमें आ जाएंगे, फैमिली बी में आ जाएंगे दोस्तों इसी तरह से। इसका भी गैप सीधे हम 100 पे ले जाके पहले इसको रोक लेंगे, 100 ले गए, उसके बाद इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक। अब इसमें से लेंगे तो क्लॉथिंग पे लेंगे पहले। क्लॉथिंग पे कितना खर्चा कर रहा है 25%। तो 25% क्या आ गया 30 और 20 के बीच में, मतलब ये मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे क्लॉथिंग, ठीक। मान ली लिख दें यहाँ पे 25%। फिर क्या खर्चा करेगा फूड पे कितना खर्चा हो रहा था 30%। इसका मतलब कि 30 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 55। तो 50 से और 50-60 के बीच में, मतलब यहाँ पे करीब आ जाएगा। ये किस पे खर्चा हो रहा है फूड पे ये कितना हो गया 55। इसकी अगर इस वाले स्टेटर की वैल्यू निकालें 55 में से 25 घटा देंगे तो ये आ जाएगी वो वैल्यू। इसके बाद जो 45% वो किस पे खर्चा कर रहा है वो एजुकेशन पे, ठीक। एजुकेशन पे ये हो गया 40%। तो मुझे लगता है दोस्तों समझ में आ गया होगा। या चाहे तो इसको फिर हम शेडिंग भी कर सकते हैं, शेडिंग कर दे अलग अलग। मान लीजिए इसको हमने वर्टिकल शेडिंग कर दिया ऐसे, बीच वाले को वर्टिकल कर दीजिए और नीचे वाले को हॉरिजॉन्टल शेडिंग कर दीजिए। और इससे आपको समझने में और आसानी हो जाएगी कि वर्टिकल जो शेडिंग है वो आपको क्या शो कर रहा है फूड को कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल शेडिंग है वो किसको कर रहा है एजुकेशन को कर रहा है। नहीं, ये इसको क्लॉथिंग को कर रहा है। जो हॉरिजॉन्टल शेडिंग है क्लॉथिंग को, वर्टिकल शेडिंग फूड को, बाकी जो बचा है जो गैप में है जो खाली है वो एजुकेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके लिख देंगे एजुकेशन, ऐसे करके लिख देंगे आपको फूड, और जो ऐसे करके आएगा दोस्तों उसको लिखेंगे हम क्लॉथिंग, ठीक। तो इस तरह से बन जाएगा।
तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा चारों तरफ का बार डायग्राम कि कैसा होता है, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी। अब ये एग्ज़ाम में आएगा तो हमको घबराहट नहीं होगी। मान लीजिए हम कभी देखा ही नहीं है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, एग्ज़ाम में हमको अचानक से मिल गया तो क्या होगा, हमारा दिमाग चकराने लगेगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको फिर पहले से समझे रहेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन करना फिर बहुत आसान है। क्वेश्चन दो ही तरह के आते हैं, थोड़ा परसेंटेज उसमें आना चाहिए, थोड़ा सा आपको रेशियो आना चाहिए, ईजिली आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें होनी चाहिए। मैं बड़ा का डाटा दे दिया तो आपको ज़्यादा प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपका फास्ट होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन मतलब मैथ का यूज़ में बिल्कुल मिनिमम होता है, बिल्कुल एलिमेंट्री जो मैथ जाता है वो DI से काम हो जाएगा उसका। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बताएं। इसके बाद दोस्तों हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्रिक फॉर्म है वो ख़त्म हो गया, पाई चार्ट भी कल हमने पढ़ा दिया, और आज आपको हमने बार डायग्राम भी पूरा टोटल पढ़ा दिया, कितने तरह के बार डायग्राम होते हैं। तो कल की क्लास में दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंसी वाला शुरू हो जाएगा, जिसमें पहला आएगा हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम टॉपिक थोड़ी सी बड़ी है, बस मतलब जितना बार ग्राफ उससे ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, उससे छोटी ही टॉपिक है। उसके बाद की जो सारी टॉपिक है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी हैं, और एक दिन में सब मतलब 2 दिन उसके मान के चलिए 3 दिन और हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जब सारे बार ग्राफ समझ जाएंगे उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक दूसरा मज़ा आएगा और दूसरा इंटरेस्ट आएगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको सारी बार ग्राफ, हर तरह के ग्राफ हमने देख लिए, समझ लिए। अब किसी तरह का भी ग्राफ आ जाए एग्ज़ाम में तो हमारा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए कि बार डायग्राम बनाइए, ऐसा बनाने के लिए नहीं आएगा, क्वेश्चन ही पूछेगा। लेकिन हम बना इसलिए रहे हैं दोस्तों कि ताकि हमारे दिमाग में सही से चीज़ें आ जाएं। उसके बाद से दोस्तों हम क्वेश्चन करना तो बिल्कुल आसान है, जब समझे रहेंगे तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है, बाएं हाथ का खेल आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।